कनेक्टिविटी के हवाले से वो दूर की जाए। समझ। Thank you. Honorable members, those who want to lay their written speeches on the table may do so. It will be treated as part of the proceedings. Next, Shri Rajiv Pratap Rudi ji. धन्यवाद मैम। मैं अपने मित्रों को सुन रहा था और मैं कई वर्षों से जब भी सदन में सिविल एविएशन का चर्चा होता है तो मैं अपने सदस्यों की छोटी छोटी बातें सुनता हूँ। स्वाभाविक रूप से सब लोग चाहते हैं कि कहीं भी अगर हवाई पट्टी दिखता है तो उसकी इच्छा होती है कि अपने क्षेत्र में कि हमारे यहाँ हवाई जहाज उतरे। और सामान्य रूप से भारत में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने लोगों की आकांक्षाएं अब जगी हैं उसको स्वीकारा है और देश में प्रगति हो रहा है। और मुझे सचमुच खुशी है इस बात की कि आज बहुत ही यंग, बहुत ही डायनेमिक एक हमारे मित्र उस कुर्सी पर बैठे हैं। और शायद मैं जितनी बात आज रखने वाला हूं मैं नहीं रखता, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में भी अन्य लोग रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा लगाव है इनके साथ। और वो लगाव किस बारे में सदन को शायद आज मैं बताऊं तो आप सब लोग को बड़ा अजीब लगेगा। आप इस देश में दो विषय से मैं इस आज का समय मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं और जो वहां बैठे हैं मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं थोड़ा सा तीखा भी होऊंगा, थोड़ा सा पुचकारूंगा भी और थोड़ा सा मोटिवेट भी करूंगा कि जो बचा हुआ एजेंडा है वो आपने पूरा करना है। और उसके लिए आपको इस तरफ देखना होगा, उस गैलरी में नहीं देखना होगा। हाँ, क्योंकि एक संकट ये होता है, क्योंकि आप जिस कुर्सी पर आए हैं 1990 में अगर देश में पहली बार एविएशन का रिफॉर्म्स का एजेंडा किसी ने भारत में सेट किया था तो वो आपके पिताजी थे। और ये सच्चाई। और उस एजेंडा को जो उन्होंने सेट किया था तो देश में पहले एयर इंडिया को छोड़ करके कोई एयरलाइन नहीं था, सिर्फ एयर इंडिया था और पूरा भारतवर्ष एयर इंडिया में था। और उसी समय पहली बार 1990 में सिंधिया साहब ने तय किया कि हम प्राइवेट एयरलाइंस को लेके आएंगे। 91 में मतलब थोड़ा सा चलने दीजिए। 91 में मैं इसलिए 90 कह रहा हूं क्योंकि 90 में मैं विधायक बन गया था और उसके भी एक चीज जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं विषय रख रहा हूं। 91 में रिफॉर्म्स में वो बड़ा रिफॉर्म था, चाहे वो दमानिया एयरवेज हो, ईस्ट वेस्ट हो, मोदी लिफ्ट हो, उसके बाद जेट एयरवेज हो। ये अगर उस समय ये निर्णय नहीं हुआ होता तो भारत के नक्शे पर जो ये आज मानचित्र उभर के आया है सिविल एविएशन रिफॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन, वो उसकी शुरुआत वहां हुई थी। और मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपके पिताजी ने इस काम को शुरू किया था जो सचमुच देश के लिए बहुत अच्छा था। उनके बाद अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं अनुभव के आधार पर खड़ा हूं। दूसरा रिफॉर्म्स आया जब वाजपेयी जी थे, और मैं इसको ठीक ढंग से रखना चाहूंगा कि दूसरा एक बड़ा रिफॉर्म्स आया जब देश में 2003-4 में मेरी छोटी सी भूमिका थी उसमें। और पहली बार देश में 4 निर्णय हुए जो आज परिदृश्य उभर के भारतवर्ष में आया है, वो 4 निर्णयों के कारण हुआ। वो नीतिगत निर्णय थे, वाजपेयी जी का हस्तक्षेप था, मैं तो एक छोटा सा एक माध्यम था, मेरा कोई बहुत ऐसा ज्ञान और विवेक नहीं था। सबसे पहला था 2003 में जब लो कॉस्ट एयरलाइंस की कल्पना की गई। और मुझे आज भी याद है कि पहली बार इस देश में अगर लो कॉस्ट एयरलाइंस जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की टिकट की आज बात करते हैं, जब 1990 में विधायक था तो पटना से जब दिल्ली आता था तो उस समय इंडियन एयरलाइंस के टिकट का दाम 5,000 था, आज भी 5,000 में आ रहे हैं। तो 2003 के इस फैसला में जो लो कॉस्ट एयरलाइंस डेक्कन से शुरुआत हुई और डेक्कन की जो अनुमति देश की सरकार ने दिया, हालांकि वो एयरलाइन बाद में बंद हो गई, किंगफिशर से मर्ज कर गया, और उसके बाद बाकी छोटी छोटी एयरलाइंस आई और भारत में लो कॉस्ट एयरलाइंस की स्थापना का पहला शुरुआत 2003 में। और मुझे याद है 1990 में जो एयरलाइंस बन गए थे 91-92 में, वो एयरलाइंस वो थे जिन लोगों ने पूरी ताकत लगाई। उसमें जेट था, उसमें सहारा था और उसमें एयर इंडिया था। उन लोगों ने धरती के हर ताकत लगाया। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 कि साहब लो कॉस्ट एयरलाइन पागलों वाला कॉन्सेप्ट है, इतना कम टिकट कैसे बिक सकता है, और पूरी ताकत लगा दी
और यहां तक मुझे याद है कि कैप्टन गोपीनाथ का पहला जहाज जब टुलू से उड़ा था तो इंडियन एयरलाइंस ने हैंगर कैंसिल कर दिया। वो व्यक्ति बाद में इस भारत सरकार में बड़े महत्वपूर्ण पद पर है, वो बाद में मेरे सचिव भी बने, बाद में चुनाव आयोग में गए, लेकिन उस समय सीएमडी थे इंडियन एयरलाइंस के, उन्होंने कैंसिल कर दिया और किसी तरह से उस जहाज को लाया गया। वहां शुरुआत थी। जब वो व्यक्ति कहता था कि पेपरलेस टिकट होगा तो सब कहते थे कि ये पागल है। पेपरलेस टिकट से आज तो मोबाइल फोन में दिखा के निकल जाते हैं, उस समय पेपरलेस टिकट की जब बात हुई तो लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। कहा कि जहाज पर लिख करके हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, तो लोगों ने कहा कि जहाज पर लिख कैसे सकते हो, जहाज तो जहाज होता है, उसमें तो कुछ नहीं लिखा जा सकता है। और वहां से शुरुआत होके और आज देश में, तो आप दूसरा प्रसंग पूछेंगे कि भाई सिंधिया साहब से मेरा क्या था। तो एक संयोग ऐसा है कि जब मैं दिल्ली में पहली बार आया था 1990 में, हालांकि बहुत ही प्राइवेट मामला है, मेरी शादी हुई थी, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था और मनीष तिवारी यहां उस समय एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मेरे विश्वविद्यालय के थे। मैंने कहा कि भाई मदद करो, नई नई शादी हुई है, एयरलाइंस में कोई है साथ में, घर चाहिए। तो मैं इसी पार्लियामेंट में 1990 में विधायक के रूप में आया और इनके पिताजी के चेंबर में गया। 2 घंटे के भीतर मुझे इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी में एक घर आवंटित हुआ। तो वहां रहने का भी श्रेय आपके पिताजी के पास जाता है। वो भी एक कहानी है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। और यात्रा अजीब है, जिस कॉलोनी में डेस्टिनी जिसे कहते हैं ना, भाग्य, कि जिस कॉलोनी में मैं रहने के लिए जाता था और जिसमें अलॉटमेंट के लिए जिस दफ्तर के कार्यालय में बैठता था, मुझे उस विभाग का मंत्री बनना पड़ा। ये अपने आप में भाग्य से ही होता है और ये समय का खेल होता है, समय का दिन होता है। इसलिए ईश्वर जब किसी को देता है तो ईश्वर का तय किया हुआ होता है, इंसान बहुत छोटी भूमिका निभाता है। आज आप मेरे बाद के आप 7वें मंत्री हैं और अब तीसरा एजेंडा है और अगर आप इसको पूरा करके जाएंगे तो देश के इतिहास में, और उस समय 2003 के रिफॉर्म्स क्या थे, लो कॉस्ट एयरलाइंस, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स। और जो आप दिल्ली हवाई अड्डा देख रहे हैं, अगर उस समय वाजपेयी जी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट को अमेंड नहीं किया होता तो आज ये एयरपोर्ट ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, अब मैं वहीं आ रहा हूं, मुंबई क्या है, वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, दिल्ली क्या है, वो ब्राउनफील्ड है। लेकिन उस समय एक और निर्णय हुआ कि देश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कौन थे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शमशाबाद हैदराबाद में और देवनाली बैंगलोर में, ये 4 हवाई अड्डा बेंचमार्क बना भारत में कि किस प्रकार से हवाई अड्डा बनेंगे, जिसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और मैं वहां आऊंगा कि मैं इस विषय को क्यों रखा। 2 ये विषय थे, तीसरा था कि टैरिफ रिस्ट्रक्चरिंग इत्यादि आदि बहुत सारे निर्णय लिए गए और उसका परिणाम हुआ कि उस समय ग्रोथ ट्रैफिक का 2003 से लेकर 2013 तक 14 तक ट्रैफिक ग्रोथ भारत का 40 से 42% तक डोमेस्टिक में चला गया। सचमुच एक आंदोलन हुआ और उसके बाद की सरकार और वर्तमान सरकार ने आरसीएस जोड़ करके उसमें चौगुना इजाफा कर दिया और देश के प्रधानमंत्री का बड़ा विजन था कि एक छोटे से सपने को उन्होंने देश का बड़ा सपना बनाया। लेकिन आरसीएस की योजना जब बनाई गई तो मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री ने, उस समय मैं भारत सरकार में था, मुझे उस योजना के साथ जोड़ा, कई हवाई अड्डे के मामले में जोड़ा, पता नहीं कुछ हुआ। उसके बाद मुझे कमेटी में काम करने का मौका नहीं मिला और आरसीएस योजना के बाद आज हम सब उस काम को करते हैं और कहते हैं कि साहब राज्य सरकार कंसेशनर के रूप में हमको ये फायदा दे देगी, ये पुलिस वहां पर गेट पर दे देगी, हमको इतना काम फायर ब्रिगेड दे देगी तो हम अपना चला देंगे। और जो 80% वायबिलिटी गैप फंडिंग है भारत की सरकार, कामयाब हुआ। लेकिन हमारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी है और देश भर में हम अपना चाहते हैं कि हमारी छोटे हवाई अड्डा पर भी जब आज उतरे, चाहे वो देश के किसी कोना में जहां हवाई पट्टी दिखता है, लोग चाहते हैं कि हमारे यहां हवाई जहाज उतरे। जैसे हमारे पूर्णिया के साथी यहां बैठे हुए हैं, नालंदा के साथी बैठे हुए हैं, आप वैशाली के साथी हैं, यहां आप पीछे देख लीजिए, सब लोग कहता है कि मेरे यहां हवाई जहाज उतरे। हवाई जहाज उतरेगा कैसे? उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है? तो मैं सिर्फ आना चाहता हूं कि क्या हुआ देश में। हम सांसदों को यह समझना पड़ेगा कि 3 प्रकार के हवाई अड्डा होते हैं। एक ग्रीनफील्ड, एक ब्राउनफील्ड है, जो वर्तमान हवाई अड्डा है उसको हम लोग बढ़ाते हैं कि भाई यहां हवाई अड्डा है, इसको और चौड़ा करो, जमीन खींचो, यहां करो, रनवे बढ़ाओ, फलाना करो। दूसरा होता है डिफेंस एनक्लेव, और डिफेंस एनक्लेव जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वहां गुंजाइश नहीं है। उसको मैंने नया नोमेनक्लेचर दिया है और मंत्रालय ने भी उसको लिखना शुरू किया, डिफेंस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स।
और मैं बताऊंगा कि डिफेंस के बारे में जब भी आप उसके साथ दोस्ती करते हैं, यारी करते हैं, तो वो भविष्य नहीं है, वो रास्ता नहीं है भारत के लिए, 125 करोड़ के लिए रास्ता नहीं है डिफेंस वाला। और तीसरा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, और इस उदाहरण के बाद पूरा देश और हमारे पॉलिसी मेकर्स कृपया समझने का कोशिश करें कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। एक शहर है और वहां भी पॉलिटिकल लोग होंगे जो इन्होंने निर्णय दिया, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर बैंगलोर में देखें तो शहर में HAL का एयरपोर्ट था, यलंका एयरबेस उससे बड़ा एयरपोर्ट था, लेकिन उन लोगों ने तय किया कि शहर से हम 40 किलोमीटर दूर एक नया हवाई अड्डा बनाएंगे। और देवनाली बैंगलोर एयरपोर्ट 40 किलोमीटर शहर से बाहर निकल गया, और जहां यह हवाई अड्डा बना है वहां 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, चारों तरफ नया शहर बच गया है। यह होता है ग्रीनफील्ड। अब पूछिए वो क्या हुआ। बैंगलोर में जब पुराना हवाई अड्डा था तो उसकी कैपेसिटी 10 मिलियन थी। जैसे ही यह नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना, इसका कैपेसिटी 30 मिलियन हो गया। और अब इन लोगों ने जो योजना बनाया है कि 2028 तक बैंगलोर में 88 मिलियन पैसेंजर की योजना बनाई। यह होता है विजन, यह होता है सोचने का तरीका कि अगर आपने योजना बनाई है तो अब भारत की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट में दिखाया है, हमें 100 और 1000 साल के लिए सोचना होगा, जो प्रामाणिकता के साथ बैंगलोर में देखने को मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि इस हवाई अड्डा को बड़ा कर दो, फलाने जगह रनवे जोड़ दो, फलाने जगह लाइट लगा। अरे साहब, थोड़ा सोच दिए, और किसी ने सोच के दिखा दिया। दूसरा एयरपोर्ट ब्राउनफील्ड हैदराबाद शमशाबाद, बेगमपेट था, बंद हुआ। उसकी अभी कैपेसिटी 22 मिलियन है साहब, कलकत्ता से ज्यादा, फलाने से ज्यादा। और इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया है शमशाबाद का, वो 80 मिलियन। ये 2 हवाई अड्डा अपने आप में मानक बन गए हैं भारत में, क्योंकि ये दोनों ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट थे। इसमें कोई बैरियर नहीं था, कोई रुकावट नहीं था। जैसे रनवे, बेंगलोर ने 1 रनवे बनाया, कैपेसिटी बढ़ी, 2 बनाया, और अब तीसरा रनवे बना रहे हैं। तो वो लिमिटेशन से बाहर निकल के काम करना होगा। और इसीलिए मैं यह कह रहा हूं, अब आप कहिएगा कि भाई हमारे बिहार के मित्र यहां बैठे हुए हैं और सब हमारे अच्छे मित्र हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे एयरपोर्ट चालू कैसे होंगे? दिल्ली से 20 जहाज का या 15 सीट का हवाई जहाज दिल्ली से उड़ करके रक्सौल में नहीं उतर सकता है। सबिया में डॉक्टर साहब गोपालगंज के हैं, बेंगलोर से 18 सीट और 12 सीट का हवाई जहाज सबिया एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकता है। मुजफ्फरपुर में 15 सीट का जहाज नहीं उतर सकता है उतना दूर से आके। उसके लिए आपको एक हब बनाना पड़ेगा। हब का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा जहाज लेकर के किस एक स्थान पर उतरे और वहां से छोटे छोटे जहाज खटखट 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 सब जगह पहुंचा दे। हब एंड स्पोक का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। हम लोग कह रहे हैं साहब ये हवाई अड्डा तो ये पूर्णिया है, तो डिफेंस का है, तो पिछले 8 साल से बेचारे हमारे सांसद लगे हुए कि भाई जमीन दे दो, जमीन दे दो। अब उसका ट्रैफिक अगर छोटे छोटे से बड़ा बढ़ता है तो एयरलाइंस फटाफट आना शुरू करती है। अब आप कैपेसिटी नहीं होगा, आप जहाज उड़ाइएगा घाटे में होगा, बंद कर देगा। तो कहने का मतलब है, तो इसी संदर्भ में कुछ निर्णयों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पटना हवाई अड्डा है और मैं तो बिहार से हूं। देश में एक ही हवाई अड्डा है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय, और पिछले 50 साल में एक भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज नहीं उतरा। कैसे उतरेगा भाई? सामान्य साधारण जहाज तो उतरने की स्थिति में नहीं है। 6000 का है, एक बार जहाज गिर चुका है, FAA ने डाउनग्रेड कर दिया है। और पूरा दूरी क्या है पटना हवाई अड्डे का? 245 एकड़, आज 6000 एकड़ में बन रहा है, 5000 एकड़ में बन रहा है। अब इसी पर किसने निर्णय कराया? ये क्यों निर्णय ऐसा होता है? क्यों सरकार के वैसे लोग सरकार क्यों गलत निर्णय कराने पर मजबूर करते हैं? आपने पटना हवाई अड्डा पर 1200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और 1200 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 1% भी ऑपरेशनल एडवांटेज नहीं है। क्यों ऐसा पैसे के साथ धोखा और खिलवाड़? किसने यह निर्णय लिया? क्यों ऐसा निर्णय लिया? और फॉग हो जाए,
बारिश हो जाए, आंधी हो जाए, जहाज नहीं उतर सकता है और 1200 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया। उतना ही नहीं, उससे बेहतरीन निर्णय सुनिए। मैं जानता हूं इसका नुकसान मुझे हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन देश के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। उसके बाद एक और विचार आया कि चलिए पटना तो ठीक हो ही रहा है, 30 किलोमीटर दूर हम बिहटा बना दें। बिहटा फौज का है, सामने बिहटा एयरपोर्ट की लंबाई है, उसमें लगे हुए हैं। अब उसको लंबाई बढ़ानी है तो उसमें अप्रोच लाइटिंग सिस्टम नहीं लग सकता है, उसमें कैट 3 नहीं लग सकता है, उसमें लो विजिबिलिटी लैंडिंग नहीं लग सकता है, उसमें उतरने की व्यवस्था नहीं है। अब पटना हो तो बिहटा हो, बिहटा हो तो पटना हो, ये चल रहा है बिहार में चर्चा पिछले, और उसमें 1200 करोड़ रुपया है। तो यहां भी जो कमियां हैं इस हवाई अड्डे में, वो बिहटा में भी वही कमियां हैं, लेकिन नीतिगत रूप से, और मैंने उस पर लिख के दिया और सरकार भी हमसे सहमत है कि साहब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसमें टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। अभी तो आपने मेरा तो आज तो शुरू भी नहीं किया। और भी है ना, और भी मैं तो बता रहा हूं पॉलिसी लेवल पर, अगर आप बोल दीजिएगा मैं बैठ जाऊंगी। हाँ, मैं माननीय मंत्री जी को सिर्फ इस बात का आगाह करना चाहता हूं, पॉलिसी लेवल पर आपने ऐसा घंटी बजा दिया। वही 1200 करोड़। पटना का हमने मंत्री जी, हमने पटना का 245 एकड़ का कीमत निकलवाया, आज ही मंगवाया है, 4000 करोड़ रुपया। उसको ऑक्शन में डालेंगे तो 20,000 करोड़ रुपया। और पिछले 2 साल से, जैसे हमारे ये बैठे माननीय सांसद देवघर के डीआरडीओ का फील्ड बन के तैयार, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। माननीय स्पीकर साहब का कोटा विजन है, बनेगा तो पूरा कोटा जो पूरे भारत का हब है, आप भी बैठे वहां पर पूरे भारतवर्ष का आप देख लीजिए। यहां पर हमारे पूर्णिया, हमारे गोपालगंज, सारे देश के लोग अपने पास एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। और ये पटना के बगल में एक प्रस्ताव आ गया, भारत सरकार में 2 साल से पड़ा हुआ है, जमीन की कीमत 451 फसला, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, कलकत्ता से बड़ा, सिंगापुर से बड़ा का प्रस्ताव यहां पड़ा हुआ है। भारत की सरकार ने हां कह दिया, लेकिन किसी कारण से उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। नवीन तो मिला हुआ है, सब कुछ हो गया, अप्रूव्ड है, सिर्फ सहमति की। आपको मैं डिफेंस वाला बताता हूं, श्रीनगर एयरपोर्ट है साहब, 14,000 फीट की लंबाई है, लेकिन अगर बारिश हो जाए, धुंध आ जाए, तो आप श्रीनगर फौज का है, आप नहीं उतर सकते। क्यों नहीं उतर सकते हैं कि वहां आज तक 70 साल में कैट 3 का लैंडिंग लाइट्स नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? उसमें मंत्री जी का कसूर नहीं है, नीतिगत रूप से माफी एक करके एक योजना है एयरफोर्स का, और एयरफोर्स की जहाजों को कैट 3 लैंडिंग की जरूरत नहीं होती मंत्री जी, ये ऐसे ही किसी जगह से किसी तरफ से आते हैं, उतर जाते हैं, टेक ऑफ कर जाते हैं। वहां सिविलियंस को परेशानी है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी गई हुई थी, बर्फ गिर गया, 2 दिन हम लोग निकल नहीं पाए। श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट में माफी की, मैंने लिख के मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो एयरफोर्स का काम है वो करे, हमें एयरफोर्स पर, नेवी पर, देश के फौज पर इंटरफियर भी नहीं करना है, ना उनके ऑपरेशंस को सीमित करना है। हमें डिफेंस के एयरपोर्ट से परहेज करते हुए लागत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में करना चाहिए। पुणे मैडम, जिस समय पूरे देश में कोविड का सबसे बड़ा कैपिटल वर्ल्ड का बना, जब कोविड का इंजेक्शन वहां से इवैक्यूएट हो रहा था, एयरफोर्स ने, उनकी जरूरत थी, उन्होंने एयरफील्ड बंद कर दिया 15 दिन तक का। देश की सरकार ने हस्तक्षेप किया, तब जाके वो खोले, उनको कोई मतलब ही नहीं था। बागडोगरा, पश्चिम बंगाल के लोग यहां बैठे ना, चलिए आप देखिए, मैं परसों बागडोगरा उतरा हूं, और मैं पिछले 3 साल से जब भी बागडोगरा जाता हूं, वहां पर जो कैट 3 ILS, कैट 1, कैट 2 है, कैट 1 है, मैम पिछले 3 साल से वो काम नहीं कर रहा है। क्या मजाल है कि कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का उसको ठीक करा दे। आप विजुअल लैंडिंग कर रहे हैं, और जो वहां भीड़ है बागडोगरा नॉर्थ ईस्ट का वो नेक है मैम, वो रास्ता है। बागडोगरा के लिए जमीन मांग, हम क्यों, हमको 2000 एकड़ चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहिए कि जाके देखो, पहले घूमो, कहां वो अलाइनमेंट मिलता है, कहां वो विंड फ्लो मिलता है, कहां डायरेक्शन मिलता है। और हमने ये काम ला करके पटना में हम लोगों ने दे दिया है सरकार को कि साहब आप तय कीजिए, आप कब तक इतनी बड़ी योजनाओं को जो देश के हित में है उसको कब तक आप रोकेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री जी, नीतिगत रूप से आप अपने टेन्योर में, आप अगर 25, 30, 40 अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ऑन कर देते हैं,
तो आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद रखेगी, जिसमें पटना नंबर 1 होना चाहिए। क्योंकि आज पटना की कैपेसिटी 4 मिलियन टन है। जैसे आप ग्रीनफील्ड बनाएंगे, कलकत्ता से भी आगे निकल जाएंगे, आप 40 बिलियन पैसेंजर्स पर चले जाएंगे। These are the prospects, and you have to dream about what is going to happen, and I'm sure you are going to dream it, and to come from there. Coming to a next point, this is slightly a harsher point. मैं खाली समय में कुछ करता रहता हूं। आपके प्रेडिसेसर थे, उनसे मैंने बैठक की। मैंने कहा साहब कि भाई देश में अभी मनाली के हिमाचल प्रदेश के कुछ लोग आए थे, मनाली में हो, लेह में हो, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है मर जा रहा है, कोई टूरिस्ट वहां मर जा रहा है, कोई हैंग ग्लाइडिंग में मर जा रहा है, कोई कहीं खाई में गिर के मर जा रहा है, कोई नियम नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया। मेरे रिक्वेस्ट पर मैं स्वीकारता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी था नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी। बहुत बढ़िया। मैं उस कमेटी में एक सदस्य था। मेरी ड्यूटी बनती थी कि देश में अगर मुझे किसी चीज का ज्ञान हो तो उसमें जोड़े। मैंने पॉलिसी का पेपर, क्षमा कीजिएगा, मैं पॉलिसी का पेपर एक एक वर्ड, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये डॉक्यूमेंट हमने एक एक शब्द, और छोटे बच्चे की तरह मैं कम से कम 50 घंटा इस पॉलिसी पेपर पर देश भर के और दुनिया भर के अध्ययन करके बनाया, और मैंने ये कमेटी को सौंप दिया। कमेटी ने इसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं हटाया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको लगा कि इसमें, और उसके बाद विचार के लिए गया। ये आपके पास नहीं आया है मामला, और एक एक पैराग्राफ, एक एक वर्ड इससे उतारा गया, स्वीकारा गया। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 2 पैराग्राफ उसमें बदल दिए गए, शरीर वही रह गया, आत्मा ही निकाल दिया। तो वो था ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, अधिकारी का ज्ञान, जिसको उस पूरे 15 पन्ने में एक लाइन लिखने नहीं आया। उसने 2 कॉलम उठा करके, क्योंकि वो बैठा अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, और 2 पैराग्राफ बदल दिया। व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, कुर्सी को ज्ञान होता है, व्यक्ति को तो होता ही नहीं। अब मैंने जब उससे पूछा तो फिर वो इधर उधर, क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं आजकल, बड़े लोग अच्छा अंग्रेजी बोलने वाले लोग, कई लोग सरकार में चले आए हैं। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि आपने ये सब क्यों किया? और जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, देखिए साहब, देश में क्या होता है कि कई बार निर्णय होते हैं। अब बैलूनिंग, ग्लाइडिंग में क्या है? एक मशीन है और इंसान है। हैंड ग्लाइडिंग मशीन है और इंसान है। स्काई डाइविंग, हवाई जहाज से कूदने का मैच, एक तरफ मशीन है, दूसरी तरफ इंसान है। आप विंटेज एयरक्राफ्ट, इनको पता भी नहीं था कि विंटेज एयरक्राफ्ट क्या होता है। मैं गया था, लॉस एंजलिस गया था, वहां मैंने विंटेज एयरक्राफ्ट का एक एग्जीबिशन देखा, उनको उड़ा, मैंने लाके इस पॉलिसी में डाल दिया। इसने विंटेज, इनको पता भी नहीं था कि विंटेज एयरक्राफ्ट को कैसे इंक्लूड करें, और इसको कह दिया कि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक, क्योंकि ये एरो स्पोर्ट्स है, तो ये भी सब स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत इसको घोषित कर दिया। जो कबड्डी है, जो फुटबॉल है, जो हॉकी है, जो क्रिकेट है, उसके तरह इसको घोषणा कर दिया। और उनको अंदाजा नहीं कि राज्यों में भी फेडरेशन बनेगा। ये तो कमर्शियल एक्टिविटी है साहब। पैराग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इसमें मशीन है। ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट थोड़ी ना है कि आप ऑल इंडिया का फेडरेशन बना दिए, इसलिए कि वो एरो स्पोर्ट्स कहा था। माननीय मंत्री जी, जो भी पॉलिसी लाएंगे, आपका निर्णय अंतिम है, उसमें कोई नहीं, और सरकार का निर्णय अंतिम। मैंने हल्का सा आपको इशारा किया था एक दिन, मैंने सोचा कि कहां बोलूं व्यक्तिगत तौर पर एक बार सदन, ये अगले 100 साल के लिए होगा। इसमें जो गलती हुई है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। देश के प्रधानमंत्री, आपको पता होगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी ग्लाइडिंग कर चुके हैं और शौक रखते हैं पैराग्लाइडिंग का, पैरा जंपिंग का। ये किसी, उनकी कई तस्वीरें कुल्लू मनाली की है, और ये सब, और वो इन सबको वो पूरा पता है कि किस तरह से ये स्पोर्ट्स डेवलप किया जाए। मैं जानता हूं, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं। He takes a lot of interest in that, and that is why I thought I should put it to you. I leave it to your wisdom. This decision of yours will take, it's going to be a landmark decision for next 1000 years or 100 years or 50 years. I'm sure you are going to take a call on that. मैं एक पॉलिसी लेवल पर एक विषय पर आता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिसी लेवल पर 2003 में निर्णय हुआ लो कॉस्ट एयरलाइंस, और आज भी देश में जिस तरह से प्रोजेक्शन हुआ है पूरे भारतवर्ष में,
पूरे भारतवर्ष में जो प्रोजेक्शन हुआ है, लो कॉस्ट एयरलाइंस और पैसेंजर ट्रैफिक आपने कामयाबी से प्राप्त कर। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, सचमुच मुझे भी नहीं पता चला कि, और आरसीएस से आपने भारत में फुटप्रिंट बहुत अच्छा बनाया और इट्स गोइंग वेरी वेल। आई विल कॉम्प्लीमेंट यू विद द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, विद द हब एंड स्पोक, विद द एक्सपेंशन, इट विल बी वंडरफुल एंड आई नो यू ड्रीम अबाउट दिस सेक्टर एंड यू विल बी एबल टू डू इट। बट व्हाई इज वन ग्रोथ स्टंटेड? और यहां जिस दिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके इसका रास्ता निकाल दीजिएगा, भारत दुनिया में सबसे अगले स्थान पर होगा इंटरनेशनल एविएशन में। ऐसा क्यों है? ऐसा, मैम प्लीज, लास्ट पॉइंट उसके मैं छोड़ दूंगा। लास्ट पॉइंट, हमारे डोमेस्टिक एविएशन ग्रोथ 12, 24, 35, 36% है, इंटरनेशनल ग्रोथ नहीं है। तो क्या लैक्यूने हैं कि आज अब तो खैर हमको किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं करना है, अब तो एयर इंडिया भी हमारे पास नहीं है, अब तो कोई सरकार को किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं करना है, अब तो मार्केट ओपन है। हमें तो ऐसी नीति बनानी है कि भारत का एयरलाइंस पूरी दुनिया में फैल जाए। अभी भी एयर इंडिया 20 करोड़ के रोज के घाटे में आज भी है। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर प्राइवेट किसी को दिया है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सरकार इंटरनेशनल कंपटीशन में ऐसी नीति बनाए ताकि एयर इंडिया भी कंपीट कर सके वर्ल्ड में। अब मान लीजिए यहां से, अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, यह आपके लिए बड़ा रिलेवेंट है। सिंगापुर की आबादी क्या है? 5 मिलियन, और वहां ट्रैफिक इंटरनेशनल है 68 मिलियन। दुबई का आबादी क्या है? 3.5 मिलियन, 35 लाख, और वहां का ट्रैफिक है 88 मिलियन। भारत का आबादी क्या है? 1200 मिलियन, और यहां का ट्रैफिक क्या है? 65 मिलियन। कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल सेक्टर में, क्योंकि दुबई में तो तेल सस्ता है, तो पूरा भारत का पैसेंजर उठा करके उसको भारत में तेल भरना हो तो भर लिया, दुबई में जाकर के फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया, वहां सबसे कम दाम में तेल मिल लिया उसको। भारत को उसी प्राइस को चेस करना है, उसी एयरलाइन के प्राइस को चेस करना, और तेल का दाम यहां ज्यादा है। परिणाम होता है यहां से अमेरिका जाने वाला, यहां से वो जाएगा दुबई होकर, क्योंकि फेयर सस्ता है, सिंगापुर में फेयर सस्ता है। तो एक पॉलिसी इनिशिएटिव, and this you will have to talk to the Prime Minister, that if we want to establish an international benchmark as far as aviation is concerned, as far as international airlines are concerned, we have to match them, and I'm sure you will be able to do it. मुझे याद है कि जब डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए छोटा सा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी, तो उस समय के वित्त मंत्री के पास उस समय मैंने कहा 16% है सर, इसको 8% कर दीजिए, इसी प्रकार से आप करने में सक्षम हो जाएंगे। महोदय, 3 क्विक पॉइंट्स, और उसके बाद भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो ऐसे लोग हैं जो आपकी सुरक्षा, आपके विमान की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा रोज देखते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन और सबसे प्रोफेशनल सर्विसेज को रेंडर करता है एविएशन सेक्टर में, तो भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं मैम, जो हर दिन आपकी सुरक्षा करते हैं, और हमें ताली बजा करके वैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का अभिनंदन करना चाहिए जो कंट्रोल टावर में बैठ के पूरे भारतवर्ष के विमानों को और दुनिया भर से जाने वाले विमानों को नियंत्रित करता है। नमस्कार। एक मैडम, मैडम 4 क्विक पॉइंट्स। एक पॉइंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का मैंने कर दिया। एक एग्जाम है मैम, एक एग्जाम है जो बच्चे पूरे भारतवर्ष में जो पायलट बनते हैं, मैंने भी दिया है वो एग्जाम, और वो एग्जाम रेडियो टेलीफोनी का है। तो एक समय मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो टेलीफोनी होता था, मोर्स कोड वगैरह होता था, और अब तो वो खत्म हो गया। लेकिन सिविल एविएशन का एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्यों लेगा? डीजी शिपिंग का भी वही प्रॉब्लम है, और बच्चों को संकट होता है क्योंकि रेडियो टेलीफोनी का एग्जाम डीजीसीए नहीं करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। उसको आप जरूर टेकअप करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सी प्लेन्स की किस कल्पना की है, और इस पर मैं कभी विस्तार से बताऊंगा। ये सचमुच एक बड़ी योजना है। चौथा है सीआईएसएफ सचमुच एक अच्छा फोर्स है, और सीआईएसएफ का बड़ा मैंडेट है। बस और सीआईएसएफ मैम आपको रोज सैल्यूट करता है ना। सीआईएसएफ के लास्ट वर्ड, सीआईएसएफ इज एग्जाम्पलरी। दूसरों भी बोलेंगे ना, और भी है। अब मैं बस खत्म, मेरा पॉइंट है। लेकिन हम सीआईएसएफ एक अच्छा फोर्स है, सबकी सुरक्षा कर रहा है। सीआईएसएफ एक अच्छा फोर्स है। सीआईएसएफ ओवरवर्क्ड है। जो नॉन कोर एक्टिविटीज है एयरपोर्ट का, दुनिया भर में नॉन कोर एक्टिविटीज हैव टू, और जो तय होता है एयरपोर्ट्स में कि नॉन कोर एक्टिविटीज शुड गो आउट फ्रॉम द सीआईएसएफ। और एक चीज याद रखना पड़ेगा महोदय, कि जैसे सीआईएसएफ का खर्चा सामान्य पैसेंजर देता है महोदय, ये हम सब लोग को नहीं पता है। सीआईएसएफ जो एयरपोर्ट पर लगा है उसका खर्चा हम अपने टिकट में देते हैं। तो जिस दिन वो खर्चा कम होगा
उस दिन टिकट का भी Honorable दाम Speaker, शायद sir, कम होगा। I am very much thankful to you giving me opportunity to raise our issues about the Ministry of